तो नमस्कार भाइयों, आप लोगों का स्वागत है आज के पॉडकास्ट नंबर 5 में। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के उन बेहतरीन टॉपिक्स को आज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो सुनकर आपको अच्छा लगेगा। और वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बातें जो आने वाले आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, आज के पढ़ाई कास्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बाय द वे, शुरू करता हूं एक शायरी के साथ कि मैंने नहीं लिखी, किसी की सुनी थी, लेकिन अच्छी है। कि बनाओ बातें बनाती तुम अच्छी लगती हो, कि बनाओ बातें बनाती तुम अच्छी लगती हो, और खाओ जी भर के खाओ, झूठी कस्में खाते तुम अच्छी लगती हो। अरे, ये हल्का फुल्का नशा तो मैं बस यूं कर लेता हूं कि तुम समझाती मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन एक बात दिल की, न जाने क्यों वो खूबसूरती तुझ में मुझे नजर नहीं आती रियलिटी में। न जाने क्यों वो खूबसूरती तुझ में मुझे नजर नहीं आती रियलिटी में, जितनी खूबसूरत तुम ख्वाबों में आके लगती हो। बाय द वे, आज का कंक्रीट टेक्नोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक जो था वो मैंने आप लोगों को स्ट्रिपिंग टाइम के बारे में सब पढ़ा दिया था कि फॉर्म वर्क क्या होता है, फॉर्म वर्क कितने टाइम में स्ट्रिप किया जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो आज मैं शुरू करूंगा टेस्ट ओवर कंक्रीट से। सारे टेस्ट तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मेजर दो टेस्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसकी हेल्प से आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हो अपने कंक्रीट की। दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इन दोनों के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो सुनने के साथ साथ नोट करते रहिएगा। सबसे पहले, आपको सबको पता है कि जब हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करते हैं तो आईएस 456-2000 के तहत ये टेस्ट की परफॉर्मेंस करी जाती है। हालांकि आईएस 514 में भी इसका डाटा प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम आईएस 456-2000 के तहत इस टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं। वो एक कॉमन कोड है हमारे लिए, तो उसमें भी प्रोसेस दे रखा है। कंप्रेशन टेस्ट दो प्रोसेस के थ्रू निकाला जा सकता है। एक तो हम क्यूब टेस्टिंग करते हैं, एक हम लोग सिलेंडर टेस्टिंग करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्यूब टेस्टिंग और सिलेंडर टेस्टिंग में क्यूब और सिलेंडर का ही फर्क है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं क्योंकि प्रोसेस दोनों का ही कॉमन है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जिस कंक्रीट का टेस्ट करना है वो कंक्रीट का मटेरियल मिला के एक मसाला तैयार कर लो। अगर आप क्यूब से टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो 6 क्यूब आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। वो 6 क्यूब का जो साइज रहता है वो बेसिकली हमारे पास 150 mm की साइड का क्यूब रहता है, यानी हर साइड आपके क्यूब की 150 बाय 150 बाय 150 की होगी। और अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूं तो सिलेंडर की जो डायमेंशन रहती है वो 150 mm उसका डाया रहता है, और हाइट उसकी जनरली 300 mm रखी जाती है। तो जो एल बाई डी की रेशियो होती है, लेंथ बाय डायमीटर की रेशियो होती है, वो 2:1 की रेशियो में चलता है। ये आपको याद करना है। तो आपने मसाला तैयार किया, मसाले को 24 घंटे सूखने के लिए रख दिया। सूखने के बाद उसकी 1 हफ्ते तक आपने क्यूरिंग करी। 1 हफ्ते जब आपने उसकी क्यूरिंग कर दी, क्यूरिंग करने के बाद आप 3 क्यूब उसमें से या 3 सिलेंडर उठाकर अपनी कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में परफॉर्म करते हो, चेक करते हो, ऊपर से लोड लगाते हो, इसको रख देते हो। तो जो लोड लगाया जाता है वो बेसिकली किस रेट ऑफ लोडिंग के तहत लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका जो रेट ऑफ लोडिंग होता है वो होता है 14 N/cm² पर मिनट, यानी 1 मिनट में 14 N/cm² का रेट ऑफ लोडिंग बढ़ाते रहते हैं। और जिस रेट ऑफ लोडिंग पे आपका क्यूब फेल हो जाता है उसको आप नोट कर लेते हो। उतना लोड आपने वहां से निकाला, एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, 15 बाय 15 का एरिया। तो लोड अपॉन एरिया फॉर्मूले में पुट करके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एक क्यूब की निकाल सकते हो। तो 7 दिन में आपने 3 क्यूब को टेस्ट करा और उन तीनों क्यूब का एवरेज निकाल दिया। क्लियर है? अब यहां से क्वेश्चन बनता है, हम एवरेज क्यों निकालते हैं? एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसलिए निकाला जाता है कि जो एक्सीडेंटल एरर होता है या एक प्रोबेबल एरर होता है, वो एरर जिसका कॉज हमें पता ही नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कोई और। कोई ना कोई गलती है, और ताज्जुब की बात यह है कि हमें अपनी गलती का पता ही नहीं होता। तो वो सभी एरर जो एक्सीडेंटल है, सब अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, गलतियां हैं। तो उस गलती का जिसका हमें पता नहीं होता, उसको रिमूव करने के लिए हम तीनों क्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का एवरेज कंसीडर करते हैं। और 7 दिन पे जो आपने टेस्ट करा वो बेसिकली क्या है, वो एक इंटरमीडिएट टेस्ट है। इंटरमीडिएट टेस्ट का मतलब होता है
कि ओरिजिनली तो आपको पता है कि आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है 99% ऑफ द स्ट्रेंथ 28 दिन पे तुमको देखने को मिलती है। लेकिन जनरली क्या है कि 7 दिन पे इसलिए परफॉर्म करा क्योंकि 7वें दिन पे जो स्ट्रेंथ हमें मिल रही है वो अपनी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है। जैसे आपको M10 का कंक्रीट चाहिए तो M10 के कंक्रीट का 70% आपको मिल जाएगा, यानी 7वें दिन पे 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ तो आ ही जानी चाहिए। अगर उतनी आती है तो आपका टेस्ट बढ़िया चल रहा है, 28 दिन तक आप वेट करो, 28वें दिन फिर परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन अगर ये 70% नहीं आई तो यानी आपने कोई ना कोई गलती करी है, इसका वेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप अलग चलो, दोबारा बनाओ, काम खत्म करो, 28 दिन तक टाइम वेस्ट मत करो। तो ये एक इंटरमीडिएट टेस्ट है, ठीक है, बीच में चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। फिर यही प्रोसेस 28 दिन तक आप उसको क्यूरिंग करके रखो। क्यूरिंग करने के लिए जो पानी लिया जाता है, हालांकि ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो पानी का टेम्परेचर होता है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी अकॉर्डिंग टू द कोड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% रहती है। इसका कंसेप्ट पहले वाले पढ़ाई कास्ट में डिस्कस कर चुका हूं। तो 28 दिन पे सेम प्रोसेस, 3 क्यूब लिए, 14 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का आप लोगों ने स्ट्रेस लगाया, फिर तीनों क्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली, उसका एवरेज लिया, तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए वो 28 दिन पे एवरेज करने के बाद तुमको मिल जाती है। ये एक पूरा प्रोसेस है। अब क्यूब में और सिलेंडर में एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। जनरली जो क्यूब है आपका, उसमें कुछ बातें, एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, बच्चों को पता नहीं होता। अगर आपके क्यूब का मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 38 तक गया है, कोर्स एग्रीगेट का साइज अगर 38 तक गया है तो क्यूब की साइड 15 सेंटीमीटर की है। लेकिन अगर आपका मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 19 तक गया है, इससे बड़ा नहीं है, तो 15 सेंटीमीटर की साइड रखने की जरूरत नहीं है, वो फिर ज्यादा ही हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है उसकी। तो वहां पे जो साइड रखी जाती है क्यूब की वो 10 सेंटीमीटर की होती है। तो ये याद करेंगे, अगर 38 तक का कोर्स एग्रीगेट का साइज है तो 15, और अगर 19 तक का कोर्स एग्रीगेट का साइज है मैक्सिमम, तो 10 सेंटीमीटर की साइड वाला क्यूब लिया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर है कि अब हमको पता है कि भाई जो सिलेंडर है वो सिलेंडर बेसिकली हाइट बढ़ा रहा है। जब किसी भी मेंबर की हाइट बढ़ती है तो सिलेंडरनेस रेशियो इंट्रोड्यूस होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये सबको पता है भाई, लंबी चीजों को तोड़ना आसान होता है, छोटी चीज को तोड़ना मुश्किल होता है। लंबी चीज को तोड़ना इसीलिए आसान होता है क्योंकि सिलेंडरनेस रेशियो आ गई उसमें। तो सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपको आती है, नहीं आती तो कमेंट में मेंशन करना, बता दूंगा। तो सिलेंडरनेस रेशियो आने के कारण सिलेंडर वाले जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, और प्रैक्टिकलिटी को वो ही डिनोट करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आप लोगों का बीम कॉलम है, ये सारे लंबे लंबे मेंबर है, उनमें सिलेंडरनेस रेशियो तो आनी आनी है। तो हम लोग जो प्रैक्टिकलिटी बिहेवियर है, फॉरेन में तो सिलेंडर टेस्ट ही परफॉर्म करा जाता है तो सिलेंडर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू क्यूब कम आती है। अब कितनी कम आती है वो बता देता हूं। जब आप लोग देखते हो तो ये कहते हो कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर उसी मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब करोगे, सेम मटेरियल है, एक में सिलेंडर एक में क्यूब, तो सिलेंडर अपॉन क्यूब की स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है वो होता है 80.8, 80%, मतलब 0.8%। कहने का मतलब है जो क्यूब की स्ट्रेंथ है उसका 80% होती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी को उल्टा कर सकते हो। अगर आप लोग क्यूब अपॉन सिलेंडर की स्ट्रेंथ का रेशियो निकालो तो क्यूब की ज्यादा है तो रेशियो आती है 1.25। अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ध्यान से पढ़ना इसको। अगर क्वेश्चन में यह पूछ रखा है कि सिलेंडर की स्ट्रेंथ क्यूब के कितने प्रतिशत होती है, तो 80% होती है, और क्यूब की स्ट्रेंथ सिलेंडर की कितनी प्रतिशत होती है, तो 25% ज्यादा होता है, यानी 125% होती है। ये याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओ यहां पर कि एक आईएएस कोडल प्रोविजन ही है, पेपर में पूछी गई है कई बार, कि आप लोगों का जनरली जो आपने एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला है, वो एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो आप लोगों का, एक मिनट, एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एक क्यूब का, सिंगल क्यूब का, इंडिविजुअल क्यूब का एवरेज के ±15% की रेंज में लाई करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका एवरेज 1 आ रहा है तो सिंगल क्यूब का, किसी भी क्यूब का 0.85 या 1.15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
0.85 से कम और 1.15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसी रेंज में रहेगा तो वो क्यूब एक्सेप्टेबल है। अगर कोई भी क्यूब इससे कम या 1.15 से ज्यादा दे रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो क्यूब दोबारा प्रिपेयर किया जाएगा। ये कोडल प्रोविजन है, आपको याद करनी है। इसी के लिए बात आती है यहां पर कि आप लोगों का जनरली जो क्यूब का साइज है वो कोर्स एग्रीगेट पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन बन सकता है आरआरबी जेई जैसे एग्जाम में। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आपके क्यूब का साइज है वो कोर्स एग्रीगेट के 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों का क्यूब साइज है बेसिकली वो आप लोगों का कोर्स एग्रीगेट के साइज पे भी डिपेंड करता है। और कैसे करता है? बेसिकली यही रिलेशन है कि आप लोगों का 4 इंटू साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट से कम नहीं होना चाहिए एक साइड ऑफ द क्यूब। यही सिलेंडर का है, डायामीटर जो है सिलेंडर का 4 इंटू साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ये बात आपको याद करनी है, काम आएगी। अब मेरी बात आती है यहां पर कि हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से हम बेसिकली अपना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का निकालते हैं। इसी के साथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आती है, वो मैं उम्मीद करता हूं आपको आती है क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में बता दी थी। अब एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, बहुत सारे क्यूब होते हैं। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ करने के लिए 100 क्यूब की बात करी जाती है। अब 100 क्यूब की स्ट्रेंथ जो है सेम तो नहीं रहती, तो इसी फैक्टर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए वो मीन स्ट्रेंथ है। आप मेरी बात को समझ पाए? जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए वो सभी क्यूब का मीन है, एवरेज है। तो वो एक स्ट्रेंथ जनरेट होती है जिसको कहते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ, और उसका फॉर्मूला होता है यहां पर 1.65 इंटू सिग्मा प्लस एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन यहां पर ये है, मैं उम्मीद करता हूं ये आता होगा आपको। क्वेश्चन यहां पर ये है कि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है, यूपी ट्रिपल एससी में स्पेशल पूछा जा सकता है। तो जो हमारी IS 456 2000 के अकॉर्डिंग वैल्यू चलती है सिग्मा की, M10 और M15 के लिए वो वैल्यू रहती है 3.5। उसके बाद M20 M25 के लिए वो वैल्यू रहती है 4, और उससे बड़ों के लिए वो वैल्यू रहती है 5। एसएससी जेई में कई बार आया है ये क्वेश्चन, याद होगा ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू है कोड से ही मुझे निकालनी है, और वो वैल्यू आप लोगों को आनी चाहिए। क्लियर है? अब बात आती है यहां पर कि भाई आपके कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे वेरी करता है। नॉर्मल है, जैसे स्टील का वेरी करता है वैसे इसका भी करता है। कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी एक जोन आता है जिसको तुम कहते हो लीनियर जोन। लीनियर जोन का मतलब इलास्टिक जोन। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की जो लाइन है उस जोन तक प्लेन चलती है, मतलब बिल्कुल सीधी चलती है। उसके बाद यील्ड जनरेट होने लग जाती है कंक्रीट के अंदर, लोड बढ़ाते रहोगे तो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन कंक्रीट में आ ही जाता है। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद एक आता है पॉइंट जिसको कहते हो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंक्रीट कितना झेल सकता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, पता है ना। उसके बाद एट लास्ट आपके कंक्रीट में एक पॉइंट आता है जिसपे कंक्रीट ब्रेक हो जाता है, उसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये सब पता है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की कुछ अहम बातें जो आपको नोट करके लिखनी है वो याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछिए। सबसे पहले आपका जो लीनियर जोन है, इलास्टिक जोन है, वो कब तक चलता है, उसकी रेंज क्या है। तो याद करेंगे जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है ना, जितनी वैल्यू अल्टीमेट स्ट्रेस की है, अल्टीमेट स्ट्रेस को 3 से डिवाइड कर दो, वो आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों का लीनियर जोन है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के 1/3 तक आपकी लीनियर वैल्यू चलती है, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों का कंप्रेसिव स्ट्रेन आता है वो कितना होता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना अनिवार्य है कि एक होता है कि आप लोगों ने कंक्रीट पे लोड डाला, कंक्रीट पे लोड डालने के बाद वो जो स्ट्रेन आ रहा है वो इलास्टिक लिमिट में आ रहा है, मतलब आपने स्ट्रेन डेवलप किया, लोड हटाया तो वापस वो चले जाएगा ओरिजिनल पोजीशन में, परमानेंट स्ट्रेन नहीं है। तो वो मैक्सिमम रेंज कितनी है जब तक आपका कंक्रीट इलास्टिक स्ट्रेन को शो कर सकता है, यानी उसके बाद कंक्रीट में परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा। वो रेंज है 0.0002 या 0.02%। आपको याद करना है मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव इलास्टिक स्ट्रेन कितना है, 0.0002। इसी को हम प्रूफ स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। और इस स्ट्रेन को लाने में जितना स्ट्रेस लगता है
यानी मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेस जो कंक्रीट का होता है उसको प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं, 0.02% होता है वो। अब फ्रैक्चर की बात मैंने करी, कंक्रीट में फ्रैक्चर आता है तो कितने स्ट्रेन पे आता है, क्वेश्चन बनता है आपका। तो कंक्रीट के अंदर जो फ्रैक्चर आता है वो बेसिकली 0.0004, 304, 3 जीरो ज्यादा हो गया, 2 जीरो, 0.004 टू 0.006 इन पे लाई करता है। 0.004 टू 0.006 यानी 0.4% से 0.6% के बीच में लाई करता है। एक नोट करके बात लिखेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से अभी भी दिमाग में हिट करिए। जब आप कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाते हो, जैसे M10 है, M25 है, दोनों में क्या फर्क है? मुझे पता है M25 की ताकत ज्यादा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है वो तो सेम रहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है, स्ट्रेंथ जो है M25 की 10 से ज्यादा है। तो अगर मैं ग्रेड ऑफ द कंक्रीट बढ़ाता हूं तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है और कौन सी घटती है वो लिख लेना, काम आएगी। अगर आप ग्रेड ऑफ द कंक्रीट बढ़ाते हो तो बेसिकली आपके कंक्रीट के अंदर ब्रिटलनेस तो बढ़ती है, डक्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। और एक छोटी सी टर्म और आती है जिसको कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, हालांकि इसकी बात मैं आगे कर लूंगा आप लोगों से। लेकिन जैसे जैसे इलास्टिक मॉडुलस कंक्रीट का बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी ताकत भी बढ़ेगी। स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक मॉडुलस। तो ग्रेड बढ़ेगा तो इलास्टिक मॉडुलस भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ब्रिटलनेस भी बढ़ेगी, बट डक्टिलिटी कम हो जाएगी। ये बात तुमको याद करनी है। क्लियर है मेरी ये बात? चलो, ये मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के सारे पॉइंट्स। इसी के साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी साथ के साथ डिस्कस कर देता हूं। बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ तीन तरीके से निकाली जा सकती है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ है और स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके यूपी और आरआरबी जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो बेसिकली फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ है। हम फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ को 3 पॉइंट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मैं मुद्दे की बात पर आता हूं डायरेक्टली कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब हम फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे होते हैं तो कंक्रीट में किस फॉर्मूले के तहत आपकी फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली जाती है? तो 0.7 √FC के, ये आपको याद होना चाहिए, 0.7 √FC के। मान लीजिए आपका कंक्रीट M25 है तो √25, 5 हो गया, 0.7 से मल्टीप्लाई, यानी आपकी जो फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो बेसिकली कितनी है? वो है आप लोगों की 0.7 इंटू 3, ओ सॉरी 5, यानी 3.5 मेगा पास्कल। क्लियर है ये बात आपको? अब मेरी बात आती है यहां पर, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को और किस नाम से जाना जाता है? फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, क्रैकिंग स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। अभी तक जो मैंने बताया कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात बताई। अब जो मैं बता रहा हूं वो बड़ी है, आरआरबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, एसएससी में भी आ सकती है। देखो मान लो आपके पास एक कंक्रीट है M15। अगर आप M15 की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालोगे या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो 15 ही है, 15 मेगा पास्कल या 15 न्यूटन पर mm²। लेकिन अगर आप इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हो वो 0.7 √FC के करके, तो वो वैल्यू सॉल्व करने के बाद नियरली 2.7 के आसपास आती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आई सॉल्व करने पे 2.7, करेक्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई 15। अगर आप दोनों की रेशियो निकालते हो तो यू विल फाइंड कि टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो लगभग 18% आ रहा है। आएगा, सॉल्व कर लेना। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है M15 के लिए वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 18% है। वही अगर मैं इसकी जगह मान लो M20 का कंक्रीट ले रहा हूं, सेम चीज है, M20 में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो 20 हो गई, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.7 √20, सॉल्व करने पे नियरली नियरली √20 है, 4 7 जा 28, 3 पॉइंट कुछ जा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो ये रेशियो 15% आ रहा है, यानी 0.15 आ रहा है। तो मैंने कहा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है M20 के लिए वो 15% है आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। जब ग्रेड ऑफ द कंक्रीट कम था तो 18% था, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट थोड़ा सा बड़ा, 15% हो गया। वही मान लीजिए आपने M80 ले लिया, M80 के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 80 है, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालोगे 0.7 √80,
रेशियो निकालोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यू विल फाइंड कि इनका जो रेशियो है वो नियरली 7.5 7.6% के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो M80 के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के नियरली 7.5% है, सपोज इतना ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली कर लेना वो सब। मैंने कहा ग्रेड ऑफ द कंक्रीट बढ़ रहा है, परसेंटेज चेंज हो रही है। तो मैं एक पॉइंट तो कह सकता हूं, हिडन फैक्ट है ये, बहुत कम लोगों को पता होता है और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सुन लेना। तो मैंने कहा कि अगर मैं ग्रेड ऑफ द कंक्रीट को बढ़ा रहा हूं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के कम परसेंट में टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की रेशियो कम हो रही है ना। और अगर ग्रेड ऑफ द कंक्रीट कम है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की रेशियो बड़ी आ रही है। इंपॉर्टेंट है। एक रेंज लिख लो, बेसिकली जो आप लोगों का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसके 7 से 15% के बीच में जनरली लाई करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 7 से 15% के बीच में लाई करता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के, पता होना चाहिए। एक और बात, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करने में भी फ्रैक्चर तो आता ही है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के टेस्ट में फ्रैक्चर कितने परसेंट इशू होता है ये भी पता होना चाहिए। भाई कॉम्प्रेशन जब आपने टेस्ट किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था, तो उसमें तो 0.0042 था। यहां पर जो है वो कम हो जाता है, 0.0001 टू 0.0002। टेंसाइल केस में फ्रैक्चर स्ट्रेन की वैल्यू ये होती है। इसी के साथ ये सबको याद होना चाहिए कि कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज स्ट्रेन कितना आता है, 0.0003, यानी 0.03% आता है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, इसी के साथ शुरू करते हैं पॉइजन रेशियो। बट उससे पहले बता देता हूं, अगर आप लोगों को पेड कोर्स ज्वाइन करना है जो एक यूनिक फीचर्स के साथ आप लोगों को मिलता है, वॉइस सेशन होते हैं और बाकी सारी चीजें होती हैं ऑनलाइनर, खुद की बनाई हुई हमारी 16,000 क्वेश्चन की वर्कशीट, डेली आपकी डाउट क्लास लेता हूं मैं, डेली होमवर्क मिलता है, मतलब कदम से कदम मिलाकर पढ़ना है अगर, तो आप हमारे संपूर्ण बैच को ज्वाइन कर सकते हो। संपूर्ण बैच को ज्वाइन करने के लिए श्रेष्ठ क्लास की ऐप आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो मेरा नंबर है 9355154747, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई गाइडेंस भी लेनी है, सिर्फ कोर्स के लिए ही नहीं, कोई गाइडेंस भी लेनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। लेकिन पढ़ाई करनी है बस, और कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ते, 3 घंटे पढ़ोगे ना बहुत है, ठीक है। आ जाओ मुद्दे की बात पे। अगला टॉपिक है आपका पॉइजन रेशियो। कंक्रीट की पॉइजन रेशियो की रेंज क्या है, क्वेश्चन बनता है। अच्छा, पॉइजन रेशियो क्या है पता होता होगा, नहीं पता तो गूगल करना, नहीं तो कमेंट में मेंशन करना, मैं समझा दूंगा। पॉइजन रेशियो की कंक्रीट के लिए रेंज रहती है 0.15 टू 0.2, 0.15 से 0.2 के बीच में लाई करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ मेरे पास बात आती है इलास्टिक मॉडुलस। तो देखो क्या होता है कि इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है। कंक्रीट के लिए इलास्टिक मॉडुलस की जो वैल्यू है वो है 14 इंटू 10 की पावर 3 से लेकर 40 इंटू 10 की पावर 3 मेगा पास्कल के बीच में लाई करता है, यानी 14 इंटू 10 टू पावर 3 से 40 इंटू 10 टू पावर 3 के बीच में लाई करता है। अब देखो इलास्टिक मॉडुलस दो तरह के होते हैं। एक तो जो IS 456 में हमें फॉर्मूला दे रखा है वो है आपका 5000 √FC के। आप FCK की वैल्यू डाल देना, 5000 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको इलास्टिक मॉडुलस मिल जाएगा। लेकिन वो इलास्टिक मॉडुलस है जो जनरली आप शुरुआती दिनों में कैलकुलेट करते हो। लेकिन आपको पता है समय के साथ रिएक्शंस होती हैं, समय के साथ डेड लोड बढ़ता है, समय के साथ लाइव लोड भी आता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ भी रिएक्शन होती है, बारिश धूप हवा पानी सब होता है। तो आप लोगों के कंक्रीट के जो स्ट्रेंथ है उसमें फर्क आ जाता है, आएगा। भाई एक तो तुम बिल्कुल पालने में बिठा के बच्चे को पालो और एक रोड पे बिल्कुल रख दो, दोनों में फर्क होता है ना थोड़ा सा। तो कंक्रीट में भी होता है। शॉर्ट टर्म में आपने जो इलास्टिक मॉडुलस निकाला है वो एक आइडियल हो गया एक तरह का, उसमें कोई भी बाहर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करा, ना लोड का इफेक्ट, ना हवा का, ना एटमॉस्फेरिक पानी का, ना धूप का, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ओरिजिनली समय के साथ इलास्टिक मॉडुलस चेंज होता है क्योंकि स्ट्रेंथ में फर्क आता है। तो शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला तो हो गया 5000 √FC के। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस वो जिसमें श्रिंकेज इफेक्ट
क्रीप इफेक्ट, फैटीग इफेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो इनमें सबसे जरूरी आता है क्रीप इफेक्ट। क्रीप क्या होता है? किसी भी मेंबर में या तो उसके खुद के वजन के कारण या उस पे कोई भी एक डेड लोड लगाओ। डेड लोड होता है कोई भी परमानेंट लोड लगाओ। एक उस लोड के कारण बेसिकली मेंबर की शेप चेंज हो जाती है। मान लो ये मेरा हाथ है, अगर मैं इस हाथ को 10-12 घंटे के लिए ऐसे रखूं तो आप देखोगे कि ये हाथ हल्का सा नीचे हो गया अपने आप, और फिर ये ऊपर नहीं होगा, फिर ये नीचे ही रह जाएगा, आपकी हड्डी यहां से जाम हो जाएगी। तो ये हाथ परमानेंटली थोड़ा सा मुड़ गया। वो परमानेंट जो मुड़ाव है ना, वो क्रीप है। समझ आ रही है? तो क्रीप को मैथमेटिकल टर्म में डिनोट करने के लिए हमने जो सहारा लिया वो है क्रीप कोफिशिएंट का। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्रीप कोफिशिएंट समय के साथ घटता है। अभी मैं बता देता हूं। जनरली जो 7 दिन पे इसकी वैल्यू रहती है वो आप लोगों की 2.2 रहती है। शुरू शुरू में 2.2, कोई बच्चा है या तुम ही हो किसी देश में गए या किसी और बिजनेस में गए, शुरू में सेट होने में बड़ी दिक्कत आती है, फिर सेट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब चलता है मस्ती के साथ। तो शुरू में थोड़ा हिलाव ज्यादा होता है ना, शुरू में वैल्यू ज्यादा है। फिर वही वैल्यू अगर मैं 28 दिन पे देखूं तो 1.6 हो जाती है, और वही वैल्यू अगर मैं 1 साल पे देखूं क्रीप कोफिशिएंट की तो 1.1 हो जाती है। यानी शुरुआत 2.2 से आधी हो गई। मैं कह सकता हूं समय बढ़ रहा है, क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू कम हो रही है। क्रीप कोफिशिएंट क्या है? जो क्रीप इफेक्ट को दिखा रहा है। ठीक है? तो यहां पे अब जो क्रीप को कंसीडर करके लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस दिया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस अपॉन 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट। अब आप ध्यान से देखो, जो लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस है वो शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस अपॉन 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट है। अब क्रीप कोफिशिएंट तो समय के साथ कम हो रहा है ना। जब ये समय के साथ कम हो रहा है तो मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ द इलास्टिक मॉडुलस बढ़ रही है। भाई डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। तो समय के साथ ताकत तो बढ़ती है मेंबर की, लेकिन क्रीप की वैल्यू कम होती है। इसीलिए आप ध्यान दोगे कि आप लोग शुरू में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को या तो बना के छोड़ देते हो 6-8 महीने साल भर के लिए, या उन स्ट्रक्चर में जो फिनिशिंग लोड होता है, टाइल लगाना या प्लास्टर करना कुछ और अन्यथा, वो बाद में करते हो, शुरू में नहीं करते। क्योंकि शुरू में फिनिशिंग लोड बढ़ जाएगा। फिनिशिंग लोड के बढ़ने से आपकी क्रीप ज्यादा आ सकती है, मेंबर डिफॉर्म हो सकता है। कॉमन सेंस है। अब यहां पर मेरी बात है, नोट करके लिख लेना कि एक्चुअल वैल्यू देखो, फील्ड में आने के बाद बेसिकली आप लोगों का इलास्टिक मॉडुलस आइडियल केस से अलग होता है, ये तो सच्चाई है ना। तो जो कोड के हिसाब से आपने चीजें निकाल दी, आइडियली जो आनी चाहिए, एक्चुअल में थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। तो एक रेंज है कि एक्चुअल इलास्टिक मॉडुलस जो फील्ड में है वो आइडियल इलास्टिक मॉडुलस यानी फॉर्मूले वाले इलास्टिक मॉडुलस से ±20% तक रहना चाहिए। यानी जो फॉर्मूले वाला इलास्टिक मॉडुलस है उसके 80% से 120% की रेंज में रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद करें। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये शायद आपको ना पता हो। हमारे पास 2 तरह के कंक्रीट होते हैं, हॉट वेदरिंग कंक्रीट, कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट। तो जहां ऐसी जगह पर कंक्रीट का यूज कर रहे हैं जिस एरिया का टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज्यादा है, तो उस कंक्रीट को हम हॉट वेदरिंग कंक्रीट के नाम से जानते हैं। और ऐसी जगह पे कंक्रीट यूज कर रहे हैं जहां टेम्परेचर 15 डिग्री से भी कम है, उसको हम कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट के नाम से जानते हैं। अब हॉट वेदरिंग का असर क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानो। देखो यार, हॉट वेदरिंग में श्रिंकेज ज्यादा होगी, पानी उड़ेगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो मैंने आपको कहा कि श्रिंकेज होगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी, जिसके कारण श्रिंकेज के कारण क्रैक भी आ जाते हैं, है ना। अब शुरुआती समय में आप कह सकते हो कि आप लोगों का टेम्परेचर ज्यादा है, तो रिएक्शन को प्रमोट करेगा ये। तो रिएक्शन अगर प्रमोट होगी तो इनिशियल सेटिंग टाइम कम हो जाएगा। ओवरऑल जो 50 मिनट का होता है, मैंने पढ़ाया था आपको पहले,
वो कम हो जाएगा, वो घट के 40-35 मिनट पे आ जाता है, तो ये घाटा हो जाता है थोड़ा सा। अब इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते रहो कंक्रीट में, या कंक्रीट के ऊपर शेड लगा दो ताकि धूप का असर कम पड़े। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग? अब जनरली क्या होता है, कई बार ऐसा करते हो आप लोग कि कंक्रीट जहां पे रखा हुआ है ना, उसके नीचे पाइप डाल देते हो, और उस पाइप में फाइन मटेरियल, कोर्स मटेरियल भर देते हो, और उसमें से पानी डालते हो। तो फाइन मटेरियल पानी को सोख लेता है, जिसके कारण वो ठंडा रहता है, गर्मी का असर कम हो जाता है। बेसिकली ग्लूकोज प्रोवाइड करना है, कैसी कर लो। अब रिएक्शन रेट हमें पता है कि ज्यादा हो जाता है गर्मी के कारण, तो उसको रिटार्ड तो करना है। रिटार्ड करने के लिए कुछ एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं, जिनको रिटार्डर कहते हैं। तो कौन कौन से रिटार्डर का हम लोग यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर। शुगर यूज करा जाता है, स्टार्च यूज करा जाता है, सोडियम लिग्नोसल्फेट यूज करा जाता है, जिप्सम यूज करा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। एक क्वेश्चन आपका मैंने देखा था किसी एग्जाम में कि शुगर कितना परसेंट यूज करना चाहिए। वैसे तो सबका याद नहीं कर सकते, अब ये क्वेश्चन आया तो इसका बता देता हूँ। मेरे ख्याल में वेट ऑफ द सीमेंट के 0.2% तक आप शुगर यूज करते हो। क्लियर? अब वही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ठंडे में मैंने बताया जब 15 डिग्री सेल्सियस से कम या इतना ही होता है टेम्परेचर आपकी साइट का, तो कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें सब कुछ उल्टा हो जाएगा भाई, टेम्परेचर कम है, रिएक्शन कम होगी, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, अब वो भी घाटेदार है हमारे लिए। तो इसमें एसेलरेटर डाला जाता है। तो रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एसेलरेटर यूज करते हैं, उसको कैल्शियम क्लोराइड हम लोग एसेलरेटर जनरली जो है वो यूज करते हैं। अब बात आती है यहां पर, फिलहाल आगे पढ़ ले, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक चीज और कर सकते हो, जैसे आपका कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट है, अब इसको नॉर्मल रखने के लिए गर्म पानी का छिड़काव करते हो, तो पानी का टेम्परेचर कितना, 60 डिग्री तक आपके पानी का टेम्परेचर जनरली उसमें होता है। तो आज के लिए बहुत है, कल हम लोग जानेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में, फिर टेस्टिंग के बारे में। कोशिश रहेगी कल मैं आप लोगों का ये चैप्टर ही कंप्लीट कर दूंगा, फिर हम नए पॉडकास्ट की तरफ चलेंगे। सो डेली अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।